हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पे हम लोग जो क्लास 11th बायोलॉजी कवर कर रहे हैं, जी हाँ, पूरा मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं। अभी देखो, एक ही वीडियो में आपको पूरा ये ख़त्म करूंगा और एक ही वीडियो में पहला अध्याय ख़त्म कर दिया है, एक ही वीडियो में दूसरा अध्याय, और सभी प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। और आपकी इसी तरीके से केमिस्ट्री पूरा ख़त्म कर दूंगा, फिजिक्स तो टेंशन नहीं लेना है, बस आप अच्छे से पढ़िए और एक प्यारा सा नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और जैसे ये पूरी बायोलॉजी ख़त्म करते हैं तो ये जो हैंड रिटेन नोट्स है यह आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। आप डाउनलोड करके प्यारा सा नोट्स बना लीजिएगा और अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका अध्याय 3, यानी बोले तो चैप्टर 3 कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 3 क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी पैटर्न हिंदी मीडियम वालों के लिए है, प्लेलिस्ट में है, ठीक है ना। वीडियो जाके वहाँ से आप पूरा देख लीजिएगा और अकेले एक ही वीडियो में पूरा आपको पढ़ाने वाले हैं। और अन्य की भी आपको तैयारी करवाते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पे, तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे है जो आपका अध्याय 3 है वो है वनस्पति जगत, बोले तो प्लांट किंगडम। देखो शब्द थोड़े से अलग हैं, एनसीईआरटी में हल्का सा जहाँ पे वनस्पति है वहाँ पे थोड़ा और बदल देंगे, लेकिन इंग्लिश में एक ही, क्योंकि नाम अलग हो जाते हैं, ठीक ना। बोले तो जगत पादप, जगत पादप सबसे पहला वनस्पति जगत में आता है आपका जगत पादप, यानी कि किंगडम प्लांटेड, किंगडम प्लांटी। तो इसके अंतर्गत निम्न समूह पादप रखे गए हैं। जैसे कौन कौन से इसके जगत पादप के अंतर्गत आते हैं? शैवाल आता है, ब्रायोफाइट आता है, टेरिडोफाइट आता है, और अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी, ये जितने भी पादप होते हैं यह जगत पादप यानी किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें आता है शैवाल, बोले तो एल्गी अथवा थैलोफाइटिस, इसी को कहते हैं शैवाल। तो शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल संवहन ऊतक रहित, इसमें ऊतक नहीं होता, ऊतक रहित स्वपोषी थैलोफाइट है, जिनमें वास्तविक जड़ें, तना व पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। इसमें ना वास्तविक जड़ें होती है, ना ही तना होती है, और ना ही पत्तियां इसमें नहीं पाई जाती हैं। शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी अथवा फाइकोलॉजी में करते हैं। जो शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी अथवा फाइकोलॉजी में किया जाता है। शैवालों में क्या क्या विशिष्ट लक्षण होते हैं? तो पहला ये होता है कि शैवालों में लैंगिक जनन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता। जब शैवालों में लैंगिक जनन होता है तो इसके बाद भ्रूण का इसमें निर्माण नहीं होता है। यह शैवालों की एक मुख्य विशेषता है कि शैवालों में लैंगिक जनन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। अगला शैवालों में गुण क्या पाया जाता है? इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवालों में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। तीसरा गुण, अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं। जो अधिकांशतः जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं? तो वह जलीय युक्त होते हैं। चौथा, कुछ शैवाल परजीवी होते हैं, जैसे सीफेल्यूरोस जो कि चाय, कहवा तथा मैग्नोलिया की पत्तियों में लाल कीट रोग उत्पन्न करता है। अब आपका आता है शैवालों का वास स्थान, यानी कि हैबिटेट ऑफ एल्गी। तो शैवालों का वास स्थान, शैवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे पहले देखें वास स्थान, तो इनका वास स्थान निम्नलिखित है। पहला तो शैवाल ताजे जल में पाए जाते हैं, और वह किसके रूप में पाए जाते हैं? टाइडम्स के रूप में, स्पाइरोगाइरा के रूप में, वोल्वस के रूप में, और क्लोरेला इत्यादि के रूप में ये जो शैवाल होते हैं ताजे दर जल में पाए जाते हैं। दूसरा, समुद्री जल में पाए जाते हैं। समुद्री जल में किसके रूप में पाए जाते हैं? सारगासम के रूप में, लैमिनेरिया के रूप में, और जेलिडियम के रूप में हमारे समुद्री जल में पाए जाते हैं। तीसरा देखिए तो गर्म जल के झरनों में भी शैवाल पाए जाते हैं, जैसे कि आसिलेटोरिया
में पाए जाते हैं, जो कि 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर ये रहते हैं। अगला क्लैडोफोरा एपिजोइक, शैवाल घोंघे के ऊपर पाए जाते हैं। अब आती है शैवाल की संरचना। तो जो शैवाल की संरचना होती है यह एक कोश की होती हैं। यह कितने होते हैं? एक कोश की, और यह दो प्रकार के होते हैं। पहला एक चल शैवाल और दूसरा अचल। तो चल में देखें तो इनमें कसाब द्वारा गति होती है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में, और दूसरा अचल होते हैं कसाब की अनुपस्थिति के कारण गति नहीं होती है, जैसे कि क्लोरेला में। ओके, दूसरा आपका आता है बहुकोशिकीय शैवाल। तो बहुकोशिकीय शैवाल दो प्रकार के होते हैं, मंडलीय और सूत्रवत। तो मंडलीय में देखें तो अनेक कोशाय समूह के रूप में व्यवस्थित होकर मंडल बनाती हैं, जैसे कि वोल्वोवस, ठीक ना, वोल्वोकस। और दूसरा है सूत्रवत, ये सूत्र के आकार की होती हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। अब आपका आता है शैवालों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो शैवालों में जनन निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? वर्धी या कायिक जनन। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तीसरा होता है लैंगिक या लिंगी जनन। तो शैवालों में निम्नलिखित 3 प्रकार का जनन होता है। तो सबसे पहले आपका आता है, वो आता है वर्धी या कायिक जनन। तो वर्धी या कायिक जनन क्या होता है? शैवालों में जनन की यह विधि साधारण है। इसमें या इनमें पौधा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है, और इस विधि को विखंडन कहते हैं। दूसरा आपका आता है अलिंगी या अलिंगी प्रजनन। तो यह 3 विधियों द्वारा होता है। पहला चल बीजाणु द्वारा होता है, दूसरा अचल बीजाणु द्वारा होता है, तीसरा एंडोस्पोर द्वारा होता है। अब तीसरा जो आपका आता है वो आता है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक प्रजनन शैवालों में विशेष प्रकार के युग्मकों के संयोजन द्वारा होता है। युग्मकों का निर्माण युग्मक धानी में होता है। युग्मकों का निर्माण युग्मक धानी में होता है, और युग्मकों का व्यवहार, रचना एवं प्रकृति के आधार पर लिंगी जनन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। किसमें किसमें? तो पहला समयुग्मक, दूसरा विषम युग्मक, और तीसरा अंड युग्मकी। तो पहला है समयुग्मक, और दूसरा क्या है? विषम युग्मक, याद रखना, और तीसरा अंड युग्मकी या अंड युग्मक। अब है शैवालों का आर्थिक महत्व, यानी शैवालों का कहाँ कहाँ महत्व होता है, कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए, सी, डी और ई इनमें मुख्य रूप से होता है। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन उत्पन्न होता है। जो आयोडीन होता है वो किससे बनता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से बनता है। और जो अल्वा को प्रायः समुद्री सलाद कहते हैं, और जो अल्वा नामक शैवाल होता है इसको क्या कहा जाता है? समुद्री सलाद का नाम दिया गया है। शैवालों का व्यवसाय के क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि पहला एल्जीन नामक पदार्थ समुद्री शैवालों जैसे एलेरिया लीमेनेरिया से प्राप्त किया जाता है, तथा यह टाइपराइटर के रोलर तथा अज्वलनशील फिल्मों के निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। दूसरा देखें तो जापान में सारगासम से कृत्रिम ऊन का निर्माण किया जाता है। और तीसरा देखें तो कैराबिलिन, यह क्रोड्स आयरिस मॉस से प्राप्त किया जाता है। अब आपका आता है शैवाल कृषि में कहाँ कहाँ किए जाते हैं उपयोग। तो शैवाल जैसे नो स्टोक, एनाबीना आदि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में के रूप में प्रयोग किया जाता है। और शैवालों का हानिकारक प्रभाव भी है। तो कुछ शैवाल जैसे कि माइक्रोसिस्टिसिस, एनाबीना आदि शैवालों में जल उफान पैदा करके गंध उत्पन्न करते हैं। अब आपका आता है शैवालों का वर्गीकरण। तो शैवालों को निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो आता है वो फर्स्ट क्लास, यानी कि वर्ग पहला। तो पहला वर्ग में आता है क्लोरोफाइसी। तो हरी शैवाल जो होती है यह क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आती है, और इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला क्या होती है? ये प्रायः हरे रंग की शैवाल है, जो प्रायः ताजे जल में पाई जाती है। तो जो क्लोरोफाइसी आती है इसके
हमारी अंतर्गत क्या आती है, हरे शैवाल आती हैं, क्योंकि ये हरे रंग की होती है और ये कहाँ पाई जाती है, ताजे जल में पाई जाती है। दूसरा देखें तो इनकी पादप संरचना एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होती है। जो क्लोरोफाइसिक संरचना होती है वो कैसी होती है, तो वह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होती है। तीसरा देखें तो भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। इसमें जो भोजन होता है किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। इनमें अलैंगिक जनन चल बीजाणु द्वारा होता है और इनमें सभी पच्छाव बराबर होते हैं, और इनमें जितने पच्छाव होते हैं क्या होते हैं, वह मेरे प्यारे बच्चों आपके बराबर होते हैं। ओके, जैसे कि अगर देखें इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो एग्जाम्पल मुख्यतः है जैसे कि यूलोथ्रिक्स हैं और क्या है आपका स्पाइरोगाइरा इत्यादि जितने भी होते हैं, यह वर्ग पहले यानी क्लोरोफाइसिक के अंतर्गत आते हैं। अब वर्ग सेकेंड है तो इनके निम्नलिखित लक्षण हैं, जैसे कि ये शैवाल हरे पीले रंग के होते हैं और इनमें पाइरीनाइड्स नहीं होते तथा संग्रहित भोजन वसा के रूप में होता है। और इसके एग्जाम्पल जैसे कि माइक्रोस्पोरा इत्यादि जो होते हैं, यह वर्ग सेकंड के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब वर्ग थर्ड बोले तो इसके अंतर्गत फियोफाइसी आता है। तो फियोफाइसी देखे तो जो फियोफाइसी का नाम ही भूरा शैवाल होता है, क्योंकि इसका जो रंग होता है वो भूरे रंग का होता है, इसलिए हम लोग इसको भूरा शैवाल के नाम से भी जानते हैं। और इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे पहली विशेषता देखें तो ये शैवाल पीले भूरे रंग के होते हैं। ये मुख्यतः समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये शैवाल जो होते कैसे होते हैं, पीले भूरे रंग के होते हैं और ये मुख्यतः समुद्री जल में पाए जाते हैं। और दूसरा देखें तो सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति के बाहर एल्गिन की बनी जिलेटिनस कोट होती है। तीसरा देखें तो लैंगिक जनन आइसो एवं उगैमस प्रकार का होता है। और इसके एग्जाम्पल देखें तो क्यूकस, सार्गासम, एक्टोकापर्स इत्यादि जो होते हैं, इसके आपके एग्जाम्पल होते हैं। अब आपका आता है वर्ग 4 यानी क्लास 4, तो इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है रोडोफाइसी आता है। वर्ग 4 के आपके अंतर्गत क्या आता है, तो रोडोफाइसी आता है। तो जो रोडोफाइसी होते हैं, रोडोफाइसी का ही नाम होता है लाल शैवाल। रोडोफाइसी का दूसरा नाम क्या है, तो रोडोफाइसी को ही लाल शैवाल कहते हैं और इनके निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जैसे कि ये शैवाल लाल रंग के होते हैं। जो रोडोफाइसी होते हैं कैसे होते हैं, लाल रंग के होते हैं, क्योंकि इनमें फाइकोएरिथ्रिन नाम का रंग द्रव्य पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें कुछ मात्रा में फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन एवं जेंतोफिल भी पाया जाता है। दूसरा देखें तो ये प्रायः समुद्र में पाए जाते हैं और इसमें लिंगी जनन अंडयुग्मकी होता है। यह कहाँ पाए जाते हैं रोडोफाइसी, तो यह प्रायः समुद्रों में पाए जाते हैं, समुद्री होते हैं अर्थात, और इसमें लैंगिक जो जनन होता है वो अंडयुग्मकी होता है। और रोडोफाइसी में अगर देखें तो इसमें जो शैवाल होते हैं वो आते हैं आपके वर्णहरिम एक स्थान पर्णहरिम एक के स्थान पर पर्णहरिम डी होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीसाइफोनिया। अब आपका आता है ब्रायोफाइटस। तो ब्रायोफाइटस में देखें तो ये पौधे प्रायः छोटे होते हैं। जो ब्रायोफाइटस होते हैं यह प्रायः छोटे होते हैं और सर्वव्यापी हैं। इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है, नरजननांग पुद्धानी होता है। इसमें जो नर जननांग क्या होता है वो पुद्धानी होता है और मादा जननांग स्त्रीधानी होता है। ये दोनों अंग बहुकोशिकीय होते हैं। ये पौधे स्थलीय होने के साथ ही नम स्थानों, नम दीवारों, नम भूमि, लकड़ी, लट्ठों आदि पर पाए जाते हैं या फिर में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जो लकड़ी और लट्ठे होते हैं देखे होंगे आप, रखे जाते हैं, तो इसमें जो शैवाल पाए जाते हैं ब्रायोफाइटस होते हैं। ब्रायोफाइटस के बहुत सारे प्रमुख लक्षण हैं। और कौन कौन से लक्षण हैं, तो पहला जो इसका लक्षण है, इस समुदाय के अधिकांश पौधे हरे होते हैं। जो ब्रायोफाइटस समुदाय के पौधे होते हैं प्राय क्या होते हैं, हरे होते हैं, तथा पृथ्वी पर नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। और ये कहाँ उगते हैं, तो ये नम
और छायादार स्थान पर उगते हैं, किंतु निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। लेकिन जब इनको प्रजनन करना होगा, रिप्रोडक्शन करना होगा या निषेचन करना होगा, निषेचन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, तो इसको H2 बोले तो जल, वाटर की जरूरत होती है। दूसरा, ये पौधे छोटे और थैलस की तरह होते हैं। ये पौधे किस प्रकार से होते हैं? तो ये पौधे थैलस और छोटे होते हैं। तीसरा देखें तो लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है। जिसमें लैंगिक जनन होता है वो कैसा होता है? तो विषम युग्मकी होता है। और चौथा देखें तो मादा जननांग को स्त्रीधानी कहते हैं। ब्रायोफाइटस में जो मादा जननांग होता है उसको क्या कहते हैं? स्त्रीधानी का नाम दिया गया है। अगला देखें तो ब्रायोफाइटस में पीढ़ी एकांतर स्पष्ट रूप में होता है। जो ब्रायोफाइटस में पीढ़ी एकांतर होता है किस रूप में होता है? तो स्पष्ट रूप में होता है। अगला देखिए इसमें जनन, तो इसमें जनन दो प्रकार का होता है। जो ब्रायोफाइटस में जो जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला क्या होता है? वर्धी या कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो होता है लैंगिक या लिंगी जनन, बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपके इसमें दो प्रकार से जनन होता है। अब आता है ब्रायोफाइटस का आर्थिक महत्व, यानी ब्रायोफाइटस का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है इसको इसमें जानेंगे। तो कुछ मांस जो तालाबों में उगती है, मृत्यु होने पर जल के नीचे एकत्रित हो जाती है या फिर एकत्र हो जाता है। कुछ मांस होती हैं जो कहाँ पे उगती हैं? तालाबों में उगती हैं, और जब यह इनकी मृत्यु हो जाती है तो यह जल के नीचे जाकर जम जाती हैं। ये चट्टानों पर उग के दूसरे पौधों को उगने में सहायक होती हैं। कहाँ उगती हैं? चट्टानों पर उगती हैं, और जब चट्टानों पर उगेगी तो जो अन्य पौधे होती हैं उसको ये हेल्प करती हैं कि भैया आप भी मेरे साथ क्या हो जाइए? उग जाइए। अब आपका जो आता है वो आता है इसमें कुछ ब्रायोफाइटस शाकाहारी स्तनियों द्वारा खाने में काम आती है, और कुछ जो ब्रायोफाइटस होती है वो शाकाहारी स्तनियों द्वारा खाने में काम में आती हैं, यानी इनका खाने में भी यूज कर सकते हैं। अब आपका आता है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट देखें तो टेरिडोफाइटस के अंतर देखें तो टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत या टेरिडोफाइटस वर्ग के अंतर्गत पर्णहरिम व संवहन ऊतक युक्त अपुष्पोद्भिद पौधे आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? पर्णहरिम व संवहन ऊतक युक्त अपुष्पोद्भिद पौधे आते हैं। इस वर्ग के सदस्यों में जल व खनिज लवणों के संवहन हेतु संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइटर के अंतर्गत क्या देखें तो पर्णहरिम और संवहन ऊतक युक्त अपुष्पोद्भिद पौधे आते हैं। इस वर्ग के सदस्यों में जल व खनिज लवणों के संवहन हेतु संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, किंतु इनमें पुष्प व बीज नहीं बनते। लेकिन इनमें जो पुष्प होते हैं और बीज होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी नहीं बनते, अतः इन्हें वसुंकलर क्रिप्टोगैम कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि मार्सिलिया, साल्विनिया इत्यादि जितने भी होते हैं क्या हैं आपके एग्जाम्पल हैं। अब आपका आता है टेरिडोफाइटस के विशिष्ट लक्षण, यानी टेरिडोफाइटस के विशिष्ट लक्षण क्या है? तो पहला देखें तो ऊतक तंत्र विकसित होता है, संवहन बंडल में संवहन ऊतक, जाइलम एवं फ्लोएम में भिन्नित होता है। दूसरा देखें तो द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थिति, ये पुष्पहीन होते हैं। और तीसरा पौधे बीजाणुविद होता है जो प्रायः जड़, तना, पत्ती तथा स्तंभ में विभेदित रहता है। और अगला इसमें देखें तो बीजाणु जो होती हैं वो बीजाणु धानियों में उत्पन्न होती है। बीजाणु किसमें होती है? तो बीजाणु धानियों में उत्पन्न होती हैं। अब आपके आते हैं अनावृत बीजी पौधे। अब हम लोग अनावृत के बाद हम लोग पढ़ लेंगे आवृत बीजी पौधे। बस आपके यहाँ पे चैप्टर क्लोज, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस उतना ही पढ़ ली जितना आपके काम हो जाए। तो आपके कोचिंग, नीट और जितने भी सारे हैं उसको मैं आपको कवर करवा दे रहा हूँ, और आपको कहीं पर नहीं जाना, एक प्यारा सा नोट्स बनाइए और बस अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप तुरंत शुरू कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपके स्कूल में भी यही पढ़ाया जाएगा, इससे बाहर कुछ भी पढ़ाया जाएगा नहीं, ठीक है ना? तो टेंशन आपको लेने की जरूरत बिल्कुल भी है ही नहीं। क्या है? क्या मुझे तो नहीं लगता कि आपको है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बस आप अच्छे से पढ़िए। तो अनावृत बीज के अंतर्गत देखें तो इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं
अनावृतबीजी पौधे के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं परंतु वे बीज नग्न रूप से पौधे में लगे रहते हैं, यानी कि उस पे कोई उनका कोई आवरण नहीं होता। आवरण तो होता है, उस पर कोई ढके नहीं रहते हैं, किसी आवरण से वो क्या रहते हैं, ढके नहीं रहते हैं, बल्कि वो नग्न अवस्था में रहते हैं। अर्थात बीजांड अथवा उनसे विकसित बीज फल वृद्धि में बंद नहीं होते हैं। अर्थात उनसे विकसित जो बीज होते हैं वो फल वृद्धि में बंद नहीं होते हैं। इनमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है, अतः फल का निर्माण भी नहीं होता। इसमें जो होता है अंडाशय क्या क्या होता है, पूर्ण अभाव होता है, यानी किसी में होता ही नहीं, अतः फल का निर्माण भी इसमें नहीं होता है। अब इसमें देखें तो इसमें एक पॉइंट आता हुआ है साइकस, इसके ही अंतर्गत आता है अनावृतबीजी पौधे के अंतर्गत। तो गिंगो बाइलोबा तथा सिकुआ नामक पौधों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि ये पौधे कम संख्या में पाए जाते हैं। संसार का सबसे अधिक ऊंचा का पौधा सिक्यूमा संपरवायरेंस है, जो कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में स्थित है। अब अनावृतबीजी पौधों के विशिष्ट लक्षण, यानी कि अनावृतबीजी पौधों में क्या क्या विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं उनको देखते हैं। तो पहला देखिए तो ये पौधे प्रायः बहुवर्षीय एवं काष्ठी होते हैं तथा मुख्य पौधा बीजाणुविद होता है। जो अनावृतबीजी पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, प्रायः बहुवर्षीय एवं काष्ठी होते हैं तथा मुख्य पौधा बीजाणुविद होता है। दूसरा, सामान्यतः इनके जाइलम ऊतक में वाहिनियां तथा फ्लोएम ऊतक में सह कोशिकाएं नहीं होती हैं। और तीसरा देखें तो क्रियाशील महाबीजाणु के विभाजन एवं वृद्धि में सादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणकोश बनता है। अब है आपका अनावृतबीजी पौधों का आर्थिक महत्व, यानी कि अनावृतबीजी पौधों का कहाँ कहाँ महत्व है, कहाँ कहाँ उपयोग है। तो पहला देखें तो अनावृतबीजी पौधों का जो उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है। तो सजावट के रूप में जैसे कौन कौन से पौधे आते हैं इसके अंतर्गत, पाइनस और गिंगो इत्यादि जितने भी होते हैं सजावट के रूप में अनावृतबीजी पौधे होते हैं जो कि प्रयोग किए जाते हैं। और अगला, भोजन पदार्थ के रूप में भी अनावृतबीजी पौधे उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि जैमिया से मंड प्राप्त किया जाता है और साइकस से भी एक प्रकार का सागू प्राप्त किया जाता है। तो ये सब जो होते हैं ये भोज्य पदार्थों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अगला देखें तो कागज बनाने में भी अनावृतबीजी पादपों का उपयोग किया जाता है। और चौथा देखें तो फर्नीचर की लकड़ी के रूप में किया जाता है। और अगला देखें तो औषधि के रूप में भी अनावृतबीजी पौधों का उपयोग किया जाता है। अब आपकी आती है आवृतबीजी पौधे। तो पुष्पी पौधे अथवा आवृतबीजी में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिसे पुष्प कहते हैं। अब आपकी आती है आवृतबीजी पौधे। हम लोग इसके पहले अनावृतबीजी पौधे देखे थे, अब देखेंगे आवृतबीजी पौधे। तो पुष्पी पौधे अथवा आवृतबीजी में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिसे पुष्प कहते हैं। आवृतबीजी पुष्पी पादप हैं जिनमें बीज फलों के अंदर होते हैं। ये पादपों में सबसे बड़ी वर्ग है। इन्हें दो वर्गों में, एक द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभाजित होते हैं। द्विबीजपत्री पौधे के बीजों में दो बीजपत्र होते हैं, ठीक है ना। और इसमें निम्नलिखित प्रकार के लक्षण होते हैं। पहला क्या होता है, ऊतक तंत्र पूर्ण विकसित होता है। दूसरा, इनमें पुष्प और फल बनते हैं। तीसरा, जनन के लिए इन पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। और चौथा देखें तो मुख्य पौधा बीजाणुविद होता है। तो इसके प्रमुख क्या है, लक्षण हैं। अब आपका आता है आवृतबीजी पौधों का वर्गीकरण। आवृतबीजी पौधों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, अब हम लोग इसको देखेंगे। तो उन्हें दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। जो आवृतबीजी पौधों को देखें तो कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला किस में किया गया है, डाइकोटिलिडीनी में, और दूसरा मोनोकोटिलिडीनी में विभाजित किया गया है। तो आवृतबीजी पौधों को कितने वर्गीकरण में विभाजित किया है, दो। पहला डाइकोटिलिडीनी और दूसरा मोनोकोटिलिडीनी। अनेक वैज्ञानिकों ने विकासात्मक संबंधों की स्थापना के लिए समय समय पर विभिन्न लक्षणों को मुख्य आधार मानकर बीजी पौधों का वर्गीकरण किया। पहला
किसमें? कृत्रिम पद्धति में, दूसरा प्राकृतिक पद्धति में, तीसरा जाति वृत्तीय पद्धति में। अब सबसे पहला इसमें आती है कृत्रिम पद्धति यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम। तो इस पद्धति में पौधों को एक या दो आकारिकी लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला वृक्ष, दूसरा झाड़ियाँ, तीसरा छोटी झाड़ियाँ और चौथा शाक। ठीक है, इसमें कितने पद्धति में बांटा गया? तो 3, वृक्ष, झाड़ियाँ, छोटी झाड़ियाँ, शाक में बांटा गया है। अगला देखिए तो कैरोलस लीनियस ने स्पीसीज प्लाटेरम नामक पुस्तक लिखी। कैरोलस लीनियस ने पौधे को पुंकेसरों की संख्या के आधार पर 24 भागों में विभाजित किया। और जो दूसरी पद्धति आती है वो प्राकृतिक पद्धति आती है। तो इस पद्धति पर ही भारत के बड़े हर्बेरियम आधारित है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला किसमें बांटा गया है? डाइकोटिलेडीनी, दूसरा जिम्नोस्पर्मी और तीसरा मोनोकोटिलेडीनी में बांटा गया है। और जो तीसरा आती है आपकी, वो आती है तीसरी जाति वृत्तीय पद्धति। जो जाति वृत्तीय पद्धति की देखें तो इस पद्धति में पौधे का वर्गीकरण उनके विकास तथा जनन गुणों के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्लास 11th की बायोलॉजी है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट होती है। और यदि आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। कोई भी दिक्कत आ रही कहीं से भी तो आप कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।